चरण के पंचायत चुनाव के लिए 20,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भरा पर्चा। पहले चरण के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन। और राज्य के कई हिस्सों में आज भी लू चलने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है वृद्धि। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री मोदी ने अपने दौरे के क्रम में कार्बी ओंगलॉग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित किया और कृषि महाविद्यालय तथा अमृत सरोवरों के विकास की आधारशिला रखी। मौके पर उन्होंने कहा कि यह नौजवानों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जहां भी है वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से काम कर रही है। काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने जो संकल्प लिए हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण संकल्प है अमृत सरोवरों के निर्माण से जुड़ा हुआ। हर जिले में कम से कम 75,000 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य। इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के आज देश आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर से मैंने इसकी शुरुआत की थी। मुझे खुशी है कि आज असम में भी 2600 से भी अधिक अमृत सरोवर बनाने का काम शुरू हो रहा है। ये सरोवरों का निर्माण पूरी तरह से जन भागीदारी पर आधारित है। ऐसे सरोवरों की तो जनजातीय समाज में एक समृद्ध परंपरा भी रही है। इससे गांव में पानी के भंडार तो बनेंगे ही, इसके साथ साथ ये कमाई के भी स्रोत बनेंगे। असम में मछली तो भोजन और आजीविका का एक अहम साधन है। इन अमृत सरोवरों से मछली पालन को भी खूब लाभ मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, आप सभी ने बीते दशकों में एक लंबा समय बहुत मुश्किलों से गुजारा है, लेकिन 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में मुश्किलें लगातार कम हो रही है, लोगों का विकास हो रहा है। आज जब कोई असम के जनजातीय क्षेत्रों में आता है, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में जाता है, तो हालात को बदलते देखकर उसे भी अच्छा लगता है। कार्बी आंगलॉन्ग या फिर दूसरे जनजातीय क्षेत्र, हम विकास और विश्वास की नीति पर ही काम कर रहे हैं। साथियों, आप भली भांति जानते हैं, मैंने आपकी समस्याओं को, इस क्षेत्र की दिक्कतों को आप ही के परिवार के एक सदस्य के रूप में, आप ही के एक भाई की तरह, आप ही के एक बेटे की तरह मैंने हर मुसीबत को समझने की कोशिश की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ मौसम के लिए फास्फोरस और पोटाश युक्त
उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की भी स्वीकृति दी है। 29,426 करोड़ रुपया थी, जो बढ़ाकर 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी डीएपी पर और पीएन के फर्टिलाइजर्स पर केवल खरीफ सीजन के लिए की गई। तो 2020-21 में डीएपी के एक बैग के ऊपर 512 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, जिसको 5 गुना वृद्धि करके 2501 रुपया इस वर्ष कर दिया गया है खरीफ के सीजन के लिए। सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू किए गए पीएम स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी भी दी है, जिससे पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को अब बढ़ाकर 8,100 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इससे शहरी भारत के 1.2 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा। इस योजना को अब बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि मार्च 2022 से दिसंबर 2024 तक इसको आगे बढ़ाया गया है। इसमें सारे ही कोलेटरल फ्री लोन मिलते हैं और वो अफोर्डेबल भी होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को मंजूरी प्रदान की। परियोजना से 197.5 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और परियोजना के लिए 4,526.12 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। एनएचपीसी इसको बनाएगा। इसमें 51% हिस्सेदारी चिनाब वैली प्रोजेक्ट की रहेगी, जो इसकी सब्सिडी एनएचपीसी की, और बाकी जम्मू कश्मीर पावर कॉरपोरेशन का उसमें 49% हिस्सा रहेगा। इसके अलावा जो बाकी 3 प्रोजेक्ट किरू, पकलदुल और रातले, ये लगभग 3,000 मेगावाट कुल मिलाकर चारों प्रोजेक्ट बन जाएंगे। 23,000 करोड़ का इसके ऊपर निवेश आएगा। एक और अहम फैसले के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट और डेटा सेवाओं में सुधार के लिए 2G मोबाइल सेवाओं को 4G में अपग्रेड करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट ने भारतीय डाक भुगतान बैंक के लिए 820 करोड़ रुपए के वित्तीय समर्थन को मंजूरी दी है, जिससे सभी डाक शाखाओं पर बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का झारखंड के लोगों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि खरीफ मौसम में फास्फोरस और पोटाश युक्त उर्वरकों में सब्सिडी दिए जाने से काफी राहत मिली है। वहीं रेहड़ी पटरी वाले लोगों ने भी पीएम स्वनिधि योजना को 2024 तक बढ़ाने का स्वागत किया है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। दर घटा दिया तो बहुत अच्छा काम किया मोदी। किसान को कितना सुविधा होगा? हाँ, किसान को बहुत सुविधा हो रहा है। और कुछ बोल रहे हैं क्या? खाद बिया सब तो सब सुविधा जब मिली गई तो बढ़िया छे। अब मोदी सरकार के उद्योग होना चाहिए। कल भारत सरकार द्वारा हम सभी किसानों के लिए जो भी फैसला खाद उर्वरक खरीदने के लिए सब्सिडी दिया, इससे हम सभी किसान बहुत खुश हूँ और हार्दिक। देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 3,303 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 2,563 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 16,980 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची में कोविड के 6 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 2 संक्रमित स्वस्थ भी हो गए। इसके साथ ही रांची में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,88 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची आ रहे हैं।
झारखंड दौरे के क्रम में वे राजमहल कोल परियोजना को लेकर अधिकारियों और खदान से जुड़े हितधारकों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान एसीएल के मुख्य प्रबंध निदेशक भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कोयला मंत्री कल बड़का सयाल कोल खदान क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। राज्य में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रत्याशियों के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है, जबकि दूसरे चरण के चुनाव को लेकर पर्चा दाखिल करने का कल अंतिम दिन था। आज से 30 अप्रैल तक सभी नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू होगी। इधर दूसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर 20,475 अभ्यर्थियों ने पर्चा दाखिल किया। इन प्रत्याशियों में 60% से अधिक महिलाएं हैं। उधर रामगढ़ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। भय मुक्त वातावरण में निष्पक्ष चुनाव को लेकर 1,250 पीठासीन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव को लेकर रामगढ़ में प्रशिक्षण का दौर शुरू हो गया है। इस क्रम में गांधी स्मारक +2 आदर्श उच्च विद्यालय रामगढ़ कैंट एवं एसएस गर्ल्स हाई स्कूल में कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस क्रम में पीठासीन पदाधिकारियों को बताया गया कि चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान एवं चुनाव के बाद कैसे भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाना है। आज हमारे पीठासीन पदाधिकारी का आज पहला ट्रेनिंग था, जिसमें ये बताया गया कि 3 चरण में इसको बताया गया है, जिसमें बताया गया कि पहला चरण जो होता है वो मतदान से पूर्व क्या तैयारी करनी है हम लोग को, मतदान के दौरान क्या तैयारी करनी है और मतदान के बाद क्या तैयारी करनी है, इस पर विस्तृत चर्चा की गई। पीठासीन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाले मास्टर ट्रेनर ने बताया कि इस पंचायत चुनाव में लोग भयमुक्त होकर चुनाव करें। इसके लिए 1250 पीठासीन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान लोगों ने कई प्रश्न पूछे, जिनका मास्टर ट्रेनर ने जवाब दिया। सारे लोग प्रेजेडिंग P1 ये यहाँ पदाधिकारी हमारे प्रशिक्षण लिए। इसमें सभी लोगों को हम लोग भयमुक्त होकर के, विशेषकर आज के प्रशिक्षण में जो जानकारी हम लोगों ने दिया और उसने प्रश्न उत्तर में भी उन लोगों का जो प्रश्न आया लगभग संतुष्ट होकर के गए। प्रशिक्षण के क्रम में निरीक्षण करने आए जिले के वरीय पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग सह उप विकास आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराएं। और इसमें लगभग 67 हमारे जो ट्रेनिंग है वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, और स्पष्ट हिदायत दी गई है जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको, किस तरह से कोई क्वेरी होगा और जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनका, तो उसको आपको निराकरण करना है। इस दौरान 1250 पीठासीन पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया, जिन्हें 67 प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षित किया। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। राज्य के 22 जिलों के 209 प्रखंडों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसके तहत गढ़वा में 18, पलामू में 17, पश्चिमी सिंहभूम में 16, रांची में 13, हजारीबाग में 12, गिरिडीह और गुमला में 11-11 तथा चतरा और पूर्वी सिंहभूम में 10-10 केंद्र खुलेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत लोगों को सस्ती दर पर गुणवत्ता युक्त दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इन केंद्रों में 1,616 तरह की दवाइयां और 250 सर्जिकल उपकरण के अलावा आयुष से संबंधित दवाइयां भी उपलब्ध होंगी। इन केंद्रों के संचालन के लिए बेरोजगार युवाओं, फार्मासिस्टों, एनजीओ, ट्रस्ट और सरकार द्वारा नामित संस्थाओं के आवेदन मांगे गए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम का आरंभिक सार्वजनिक निगम आईपीओ 2 मई को प्रमुख निवेशों के लिए और 4 से 9 मई तक आम लोगों के लिए खुलेगा। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिनकांत पांडे ने बताया कि यह देश में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इसका ऑफर साइज 5 से घटाकर 3.5% तक कर दिया गया है। खुलेगा। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम के सचिव तुहिनकांत पांडे ने आज बताया कि यह देश में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, जबकि ऑफर साइज 5 से घटाकर 3.5% कर दिया गया है। निगम के अधिकारियों ने कहा कि कुल आईपीओ का मूल्य 21,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। पॉलिसी धारकों को प्रति शेयर 60 रुपए की छूट मिलेगी और खुदरा कर्मचारियों और प्रमुख निवेशकों को 45 रुपए की छूट मिलेगी।
आईपीओ 17 मई को देश के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होगा। एलआईसी ने अपने आईपीओ के लिए कीमत का दायरा 902 से 949 रुपए प्रति शेयर तय किया। आरंभिक सार्वजनिक निर्गम 4 मई को खुलेगा और इसका आकार 21,000 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पीएमजीएसवाई और आरसीपीडब्ल्यूई योजना से स्वीकृति सभी सड़कों का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत पहले से लंबित और वर्तमान में स्वीकृत सभी सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखने को कहा है। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों का निर्माण कर प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा गया है। मंत्रालय ने नई तकनीक से सड़क निर्माण कार्य बनाने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार से देने को कहा है। इधर गढ़वा जिले में स्थानीय विधायक सह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने दावती इफ्तार का आयोजन किया। इसमें अल्पसंख्यक, पर्यटन, सांस्कृतिक और खेल मंत्री हफीजुल हसन भी शामिल हुए। गढ़वा बालिका मध्य विद्यालय के मैदान में हिंदू मुस्लिम समन्वय समिति द्वारा आयोजित दावती इफ्तार में स्थानीय विधायक सह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के बुलावे पर अल्पसंख्यक, पर्यटन, सांस्कृतिक और खेल मंत्री हफीजुल हसन शामिल हुए। इस दौरान हफीजुल हसन ने कहा कि गढ़वा को अल्पसंख्यक विद्यालय की मंजूरी मिल गई है और यहां पर खेल स्टेडियम भी दिया गया है। ठाकुर जी का दावत में और यहाँ के लोगों के चाहत में हम यहाँ शरीक हुए हैं और कुछ मसला है उसको भी हल करना है। जैसे काम यहाँ ठाकुर जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भी यहाँ हम दिए हैं, बैकवर्ड आवासीय विद्यालय भी यहाँ हुआ है। इस दौरान मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल के 2 वर्षों के बाद दावती इफ्तार का आयोजन सामूहिक तौर पर हुआ है। यह आयोजन गढ़वा के लिए एक मिसाल है। लेकिन गढ़वा एक अलग मिसाल रहा है हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द का, सामाजिक समरसता का, और आज भी उसका एक उदाहरण पेश हुआ है कि कोई नहीं पहचान सकता कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम। सभी लोगों ने एक साथ मिलकर जो पवित्र रमजान का समय चल रहा है इसमें इफ्तारी का एक आयोजन होता है। गढ़वा जिले के सभी क्षेत्रों से पहुंचे रोजेदारों के साथ शामिल होकर दोनों मंत्रियों ने विभिन्नता में एकता का संदेश दिया। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मौसम विभाग ने रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि 30 अप्रैल की शाम से आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा तापमान गोड्डा में 44.3 और देवघर में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जमशेदपुर में 43.6, डाल्टनगंज में 43.8 और चाईबासा में 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आइए अब जानते हैं बेंगलुरु में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। यूनिवर्सिटी का मुकाबला विद्यासागर यूनिवर्सिटी के साथ होगा। दिन के अन्य मुकाबलों में स्विमिंग, तीरंदाजी, जूडो, निशानेबाजी, टेनिस, हॉकी और बॉक्सिंग में खिलाड़ी स्पर्धा के लिए मैदान में उतरेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में अभिषेक शर्मा के 65 और एडन मकर्रम के 56 रनों की मदद से 6 विकेट पर 195 रन का विशाल स्कोर बनाया। गुजरात की ओर से मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए। जवाब में गुजरात ने 5 विकेट गंवाकर ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। राशिद खान ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर गुजरात को जीत दिलाई। रिद्धिमान साहा ने 68 रन का योगदान दिया, जबकि राहुल तेवतिया और राशिद खान ने नाबाद 40 और 31 रन बनाए। हैदराबाद के लिए उमरान मलिक ने अपने करियर में पहली बार 5 विकेट लिए। वहीं आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। जाएगा।
इस सीजन में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। दिल्ली को पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स से 15 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स भी कुछ खास नहीं कर पाई है। कोलकाता की टीम अब तक खेले गए 8 मुकाबलों में से सिर्फ 3 में ही जीत हासिल कर पाई है। ऐसे में सीजन के प्लेऑफ में पहुंचने की रेस में बने रहने के लिए केकेआर की टीम को अगले कुछ मुकाबलों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल रमेश बैस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। राजभवन से मिली जानकारी के मुताबिक राज्यपाल ने राज्य की ताजा राजनीतिक हालात से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। लोहरदगा पुलिस को विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी में सफलता मिली है। एसडीपीओ बीएन सिंह ने बताया कि पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रामपुर गांव निवासी के घर पर छापेमारी की गई। इस दौरान घर में छुपाकर रखा गया प्रतिबंधित अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। रामगढ़ जिले के बुरकुंडा ओपी क्षेत्र के लाल बिहारी ठाकुर को किन्नरों ने न सिर्फ आशीर्वाद दिया बल्कि उन्हें एक मोटी रकम का सहयोग भी किया। लाल बिहारी ठाकुर के घर किन्नरों ने 50,001 रुपए थमाए और कहा कि बेटी की शादी में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें और भी सहयोग चाहिए होगा तो वो पीछे नहीं हटेंगी। रांची लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रेलवे के द्वार बंद किए गए रास्तों के समीप रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज निर्माण को लेकर सांसद संजय सेठ ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि ग्रामीण अपनी खेतीबाड़ी, स्कूल कॉलेज, रोजी रोजगार, अस्पताल व अन्य जरूरी कार्यों के लिए रेलवे लाइन का उपयोग करते आ रहे थे, लेकिन सुरक्षा का हवाला देते हुए सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। रांची जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बरकोचा में सोमा बड़ाइक ने कमरे में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने क्षेत्र के वार्ड 33 एवं 53 में 2 योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि वार्ड 53 स्थित बसारगढ़ रोड नंबर 2 में 12,46,009 रुपए की लागत से पीसीसी सड़क का निर्माण होगा। साथ ही वार्ड 33 के बजरा स्थित पाहन टोली में 8,72,900 रुपए की लागत से पीसीसी सड़क का निर्माण होगा। रांची जिले के पिठौरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने महिला के साथ मारपीट करने के मामले में पति, देवर और ससुर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में लातेहार निवासी रंजीत राम, छोटू कुमार उर्फ छोटू राम और होरील राम शामिल हैं। खूंटी पुलिस ने बैंक मित्र लूटकांड का खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों ने महिला बैंक मित्र प्रभा कुमारी से पिछले दिनों लकी लूटपाट की थी और उसे गोली मार दिया गया था, जिसका इलाज रिम्स में चल रहा है। झारखंड के सबसे ऊंचे शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा अक्षय तृतीया के अवसर पर 3 मई को होगी। इसकी स्थापना शिव मंदिर रांची के चुटिया के सुरेश्वर धाम में की जाएगी। इस शिवलिंग की ऊंचाई देश में दूसरे शिवलिंग के बराबर है। यह शिवलिंग भी 108 फीट ऊंचा है। खूंटी जिला पुलिस एसोसिएशन एवं जिला पुलिस परिवार के संयुक्त तत्वाधान में नगर भवन में दावती इफ्तार का आयोजन किया गया। इसमें जिला पुलिस प्रशासन के कई बड़े अधिकारियों के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम समाज सुधारक मधुसूदन दास का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 28 अप्रैल 1848 को उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। 1903 में उन्होंने उत्कल सम्मेलनी की स्थापना की, जिसने 1 अप्रैल 1936 को स्वतंत्र उड़ीसा के गठन के लिए अभियान चलाया। ओडिशा के पहले स्नातक और अधिवक्ता मधुसूदन दास को महान कुल वृद्ध और उत्कल गौरव की संज्ञा भी दी जाती है। ओडिशा में उनका जन्म दिवस 28 अप्रैल वकील दिवस के रूप में मनाया जाता है। मधुसूदन दास ने देश मिश्र आंदोलन की शुरुआत की और पूर्वोत्तर भारत के लोगों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के लिए कठिन परिश्रम किया। उन्होंने एक सफल वकील, समाज सुधारक और देशभक्त के रूप में राष्ट्र की अतुलनीय सेवा की। एक सशक्त कानून निर्माता और पत्रकार के रूप में उन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई। वे विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बनने वाले ओडिशा के पहले व्यक्ति थे। वो ओडिया, बांग्ला,
और अंग्रेजी भाषा के सशक्त वक्ता भी थे। एक लेखक और कवि के रूप में देशभक्ति उनके मन में हमेशा सर्वोपरि रही और उनकी समस्त साहित्यिक रचनाओं में अभिव्यक्त हुई। उन्होंने अंग्रेजी और ओडिया दोनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ अनेक लेख और कविताएं लिखी। उनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं उत्कल संतान, जाति इतिहास और जन नीरा उक्ति। मधुसूदन दास का निधन 4 फरवरी 1934 को हुआ। अपनी मृत्यु तक वे अपनी सारी संपत्ति ओडिशा के लोगों के कल्याण में लगा चुके थे। अपने राज्य और देश के प्रति उनका अमूल्य योगदान सदा सर्वदा याद रखा जाएगा। इस महान राष्ट्रवादी नेता मधुसूदन दास को कोटि कोटि नमन। आज हम शहीद केहर सिंह को भी याद कर रहे हैं। जेल में ब्रिटिश अधिकारियों की क्रूर यातनाओं से 28 अप्रैल 1925 को उनकी मृत्यु हो गई थी। होशियारपुर पंजाब के रहने वाले केहर सिंह सभी प्रार्थना सभाओं पर पाबंदी के ब्रिटिश शासन के आदेश के विरुद्ध 1924 में जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा तक शांतिपूर्ण सिख जत्थे में शामिल हुए। नाभा के प्रशासक विल्सन जॉनसन के आदेश से जत्थे को रोक दिया गया और पुलिस ने इसके कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। केहर सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए और नाभा की बिर जेल में पुलिस की बर्बर पिटाई से उनकी मृत्यु हो गई। भारत माता के इस निर्भीक और साहसी सपूत को हमारा नमन। आज हम स्वाधीनता आंदोलन के कर्मठ कार्यकर्ता नारायण सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। पहले वे महाराष्ट्र के खानदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सिपाही थे। अंग्रेजों की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने खानदेश में ही कई स्थानों पर ब्रिटिश सेना से मोर्चा लिया। एक मुठभेड़ के दौरान उन्हें पकड़ लिया गया और उन पर ब्रिटिश सेना को छोड़ने और उनसे बगावत करने का आरोप लगाया गया। उन्हें 10 वर्ष के लिए काला पानी की सजा सुनाई गई। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत को हमारा नमन। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों और बेसहारों की बदरंग जिंदगी में रंग भरने का काम कर रहा है। नया सवेरा लाने का काम किया है। गिरिडीह जिले के इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन होने से लाभुक बेहद उत्साहित हैं। नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना गिरिडीह जिले में गरीबों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। इससे गरीब मजदूरों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। नगर निगम क्षेत्र में रहने वाली धुरपुरिया देवी का कहना है कि उन्हें प्लास्टिक के घर से निजात मिल गई है और उनके पास अब अपना पक्का मकान है। 6 बरस 7 बरस हमें प्लास्टिक आर के रहिए बाबू, बहुत तकलीफ में रहे। आंगना में पानी हो जाले बाबू, साधन ना निकले वाला। पहले से अब कॉलोनी मिल गई बाबू तो बहुत ठीक है। सबीना खातून भी अपना पक्का मकान पाकर बेहद उत्साहित हैं। इस उपहार के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखती हैं। बहुत खुशी की बात है और सरकार को भी धन्यवाद है हमारा तरफ से जो दिया है सरकार कॉलोनी उसके लिए। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 4 के पार्षद मोहम्मद फैज का कहना है कि 950 आवास उनके वार्ड में मिला है, जिनमें से 500 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। मेरे वार्ड में आज आवास का काम लगभग 950 के लगभग हुआ है, जिसमें 500 आवास का कार्य पूरा हो गया है और 400-450 जो उसका चल रहा है अधूरा में है, उसका तेज गति से उसका चल रहा है। और अभी हमने फिर 250 आवास करवाए हैं, जिसका स्वीकृत होकर के आ गया है। अपना मकान पाकर गिरिडीह जिले में रहने वाले गरीबों और जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर जिस प्रकार की खुशी देखी जा रही है, उससे ये प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान बनाने का अभियान नहीं है, बल्कि गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 1 दिवसीय दौरे पर दीपू में शांति, एकता और विकास रैली को किया संबोधित। पूरे क्षेत्र में शांति कायम के लिए महत्वपूर्ण। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर। राजमहल कोल परियोजना को लेकर अधिकारियों और खदान से जुड़े हितधारकों के साथ करेंगे बैठक।